वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात सैलाब की वजह से होने वाली तबाहकारियों की। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने हर जानिब तबाही मचा दी है और मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान पर गुज़िश्ता कई सालों से मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बेहाल हो चुका है। जो सड़कों का, जो पुलों का जो जाल बिछाया हुआ था वो सब मुनहदम हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़मी बोझ हो गया। इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ताबिश क़य्यूम साहब ने। आपका ताल्लुक है मरकज़ी मुस्लिम लीग से, आप रहनुमा है मरकज़ी मुस्लिम लीग के। ताबिश क़य्यूम साहब, सबसे पहले आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। ताबिश साहब, हालिया सैलाब में कई सौ लोग जान की बाजी हार गए और इस वक्त हुकूमत की जानिब से आप किस तरीके का कंपनसेशन देख रहे हैं? रिलीफ के कामों में हुकूमत कहाँ हिस्सा ले रही है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो फेडरल हो? और इन हालात से निपटने के लिए आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से या सूबे की जानिब से कोई पेशगी इकदाम किए गए थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब से कुछ देर पहले ही यहाँ गिलगित में पहुंचा हूँ सिग्नल्स के एरिया में। तो एक तो हमारे सामने बहुत कम इतलात हैं इस वक्त भी, हालांकि सैलाब को काफी दिन हो चुके हैं और मुसलसल जो सूरत हाल है वो खराब होती जा रही है। हम गोरा में थे जिस वक्त हमने वहां जाके देखा कि कोई 15,000 के करीब घर हैं जो मुतासर है मिंगोरा के अंदर, जबकि सारी तवज्जो बुनेर की तरफ थी। बहुत बड़ा वहां पे हादसा हुआ, लेकिन उसके साथ ही मिंगोरा के अंदर इतनी बड़ी कैलेमिटी थी कि हर घर के अंदर वहां पे कीचड़ मिट्टी टनों के हिसाब से मौजूद है। 10-10 12-12 फीट पानी दाखिल हुआ है और आधा मिंगोरा शहर जो है वो डूबा हुआ था और किसी काम का यानी इस्तेमाल के कारो घर वो इलाके नहीं रहे। पतली पतली गलियां हैं, लोग अंदर जा नहीं सकते। तो बहुत बुरे हालात थे। इतने में हमें पता चला कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत बड़ा एरिया है जो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो पा रही। रिजर वैली जितनी भी है वो सारी मुतासर है। हम 3 दिन से वहां पे थे, सिग्नल नहीं थे। तो जो चीजें हमने देखी हैं, मैं हैरान हूं कि अभी तक वहां पे किसी किस्म की जो है वो तवज्जो नहीं हो पा रही हमारी मतलब तरफ से। सूबा हो या विफाक हो, गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई जी मशीनरी जी जो है वो नजर नहीं आ रही। जी देखें, यहाँ पे जितनी बड़ी कैलेमिटी है मैं समझता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे जो इंतजामिया है, खास तौर पे मैं अगर बात करूं तो वो अपने तय लगे हुए तो हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक तो अर्ली वार्निंग का कोई निजाम नहीं था, ठीक है। लेकिन जो जिस लेवल की ये स्केल की जो सूरत हुई है उसको तो निमटने का मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की तैयारी थी ही नहीं। यानी आप इससे अंदाजा जी। लगाएं कि ये कई गांव हैं। तलीदास कल आपने मीडिया में चल रहा था, वहां पे हमने जाके देखा है 40 फीट जो है वहां पे सैलाब का मलबा है, जिसके नीचे सारे गांव और उनके घर वहां पे आ चुके हैं। हजारों एकड़ जमीन है, फलों के बागात हैं, हर चीज वहां पे तबाह हो चुकी है। घर तबाह हो चुके हैं और सारा उनका लक्ष्य था गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का वो खत्म हो चुका है रिजर्व वैली के अंदर। और वहां पे ना कोई कम्युनिकेशन है, ना वहां पे बिजली अभी तक बहाल हो सकी है, ना वहां पे इंटरनेट है। तो वहां की खबरें ही नहीं आ रही। हम अभी कुछ चीजें वहां से लेकर आए हैं, वो हम अभी जारी करेंगे इंशाल्लाह, मीडिया पे लेकर आएंगे। वो पहले किसी ने देखी नहीं। किश्ती के अंदर वहां पे यानी सबसे बड़ा जो वहां पे सस्पेंशन ब्रिज था, ये वहां पे दाइन के नाम से गांव है, 600 फीट का वो ब्रिज है, वो टूट चुका है पिछले 1 हफ्ते से। और वहां पे बोट के जरिए जो एक आर्टिफिशियल लेक बनी, वो वाहिद जरिया है वहां पे लोगों को जो वहां पे बैठे हुए फंसे हुए उन तक खाना पहुंचाने का, उनको बाहर लाने का। तो बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि इमरजेंसी के तौर पे इन चीजों को डील किया जाए। बहुत कम चीजें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी वहां पे पहुंच रही हैं, लेकिन नुकसान जो है वो बेइंतहा ज्यादा है। अच्छा ताबिश साहब, आप लोग भी वहाँ मौजूद हैं और आपकी जमात पर मरकज़ी मुस्लिम लीग भी वहाँ पर इस वक्त मैदान अमल में। आपकी जानिब से किस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है, कैसे लोगों को कंपनसेट किया जा रहा है? क्योंकि लाजमी सी बात है आप लोग के पास हुकूमती मशीनरी तो मौजूद नहीं, अपने तय जितना हो सकता है उतना कर रहे होंगे। जी देखें, हमने सबसे पहले तो कोशिश की कि वहां पे हम खाने की चीजें पहुंचाएं, पका पकाया खाना दें, खुराक वहां पे पहुंचाएं। और तकरीबन 10,000 के करीब राशन है जो इन इलाकों में अब तक तकसीम हम कर चुके हैं। हजारों के करीब हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। और सबसे मेन काम वहां पे जो था, मैं समझता हूँ खाने से भी बढ़ के लोगों का मिंगोरा में खास तौर पर यह था कि जी आप हमें रजाकार दें, हमें बेलचे दें, छोटी ट्रॉलीज दें, क्योंकि वहां बड़ी मशीनरी पतली गलियों में दाखिल हो ही नहीं सकती। तो उनके साथ मिलके वो हमारे रजाकार वहां पे मलबा निकाल रहे हैं। मेडिकल का बहुत बड़ा मसला है, वबाई अमराज वहां पे फैल रहे हैं, तो मेडिकल टीम्स काम कर रही हैं। डॉक्टर्स की टीम कराची से गई है और मुल्क के इलाकों से यानी जा रहे हैं लोग वहां पे। तो इसी तरह पानी का बहुत बड़ा मसला है। कुओं के अंदर जो है घर के पानी भर चुका है, वो नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं।
यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पे वाटर चैनल्स इरिगेशन का जितना सिस्टम था वो सारा मफलूज हो चुका है। तो यहाँ पे पाइप्स की भी जरूरत है, वहाँ पे कुओं की, पानी की, साफ पानी, पीने का पानी, हर चीज की यहाँ पे जरूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें फौरी तौर पे पहुंचाई जाए जो कि बेसिक लाइफ के लिए यानी जरूरी हैं। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये खाने और खुराक के साथ साथ रजाकार और मेडिकल टीम, ये सारी चीजें इस फेज पे मौजूद है। आगे रिहेबिलिटेशन में हम असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना डैमेज हुआ है घरों के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जस्ती चादरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटे मोटे वहाँ पे लकड़ी के और पत्थरों से वो घर बनाते हैं, लेकिन छत के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 महीने बाद यहाँ पे मौसम इंतहाई जो है वो सर्द हो जाना है, तो उससे पहले पहले वहाँ पे शेल्टर्स की जरूरत है। जी। तो ये बहुत बड़ा इसका स्केल है और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे इस रीजन के अंदर हमारी जो रजाकार हैं वो काम कर रहे हैं। लाहौर से, फैसलाबाद से, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, कराची से, हर जगह से यहाँ पे इमदाद हम जमा करके पहुंचा रहे हैं। लोग जो है खुद साथ आ रहे हैं ताकि वो लोगों की मदद भी करें, उनके साथ मिलकर उनके घर की सफाई भी करें। अच्छा ताबिश साहब, इससे कबल भी हमने ज़लज़ला देखा और बहुत सारी ऐसी समाजी तंजीमें मैदान अमल में आई, चाहे वो अल-खिदमत हो, चाहे खिदमत खल्क फाउंडेशन हो, जो कि इस वक्त शायद बैन है। तो आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत जो है उस तरीके से लोगों को रिलीफ फराहम नहीं करती? क्यों जो है ये प्राइवेट NGOs को मैदान में आना पड़ता है? देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल आप दूं। हम यहाँ पे गए, इसकी तहकीक मीडिया को करनी चाहिए कि ये जितना भी रीजन है, आपको पता है कि हम क्लाइमेट चेंज की बिल्कुल एक वल्नरेबल कंट्री है जहाँ पे आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और सबसे हैरानगी की बात है कि इस दफा जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने कभी, नस्लों ने हमारी इस तरह के हालात नहीं देखे कि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ और इतनी शिद्दत के साथ ये क्लाउड बर्स्ट हो। यानी दुनिया हमें ये बार बार बात समझा रही है कि आप लोग ग्लेशियर्स के साथ बैठे हुए, एक तरफ आप कैरिबियन सी की गर्म हवाएं, मानसून की जो प्रेसिपिटेशन आपकी एयर में इतनी ज्यादा है, ऊपर से ग्लेशियर्स की हवाएं, तो ये एक ऐसी रेसिपी ऑफ डिजास्टर बनी हुई है कि उसके जरिए, उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े कैलेमिटीज आ रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं जितने भी हमारे नदी नाले। ताबिश साहब, सवाल तो ये भी है ना, अलमिया तो ये भी है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को मौसर क्यों नहीं बनाया जा रहा? देखें, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए जो बजट इशू होते हैं, यहाँ पे लोगों का कहना है कि जी वो जो बजट 3-4 साल से इशू हो रहे हैं वो किधर हैं, वो कहाँ गए, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगना था वो कहीं भी नजर नहीं आता। सही। हम अभी भी डिपेंड करते हैं कि कोई चरवाहा जो है वो कॉल करके हमें बताए कि जी यहाँ पे सैलाब आने वाला, वहां से निकलना। Exactly. तो ये तो अल्लाह की तरफ से मदद थी कि उसने बेचारे ने कॉल कर दी और लोगों की जानें बच गई, वरना तो इतना बड़ा इंसानी अलमिया यहाँ पे हो सकता था। लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीका है, जो एक रियासत का, एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें एक पूरा निजाम है, किस तरह वार्न करना है। रेस्क्यू सेंटर्स आप देख लें, सवात की फैमिली का क्या हुआ था, तो इन इलाकों में आप खुद जाके देखें कितने कोई रेस्क्यू सेंटर्स हैं। तो थोड़ा बहुत चीजें हैं, रेस्क्यू 112 काम कर रही है, ये मशीनरी, सारा कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है, लेकिन जितना थ्रेट है, जितना बड़ा चैलेंज है, उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि वो सीरियसनेस गवर्नमेंट की लेवल पे कहीं भी नजर नहीं आती। अच्छा ताबिश साहब, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, तबाही से बचने के लिए क्या बेहतर इकदाम हो सकते थे आपकी नजर में? देखें, सबसे पहले तो ये असेसमेंट होनी चाहिए थी कि जितने भी नदी नाले हैं या जहाँ पे पॉसिबली, हालांकि ये भी एक अजीब सी बात है यहाँ पे कि उन जगहों पे सैलाब आया जहाँ पे कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद इस चीज की असेसमेंट होनी चाहिए कि किन जगहों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं, कहाँ पे घर जो है वल्नरेबल जगहें कौन सी हैं। तो ये चीजें हम 2022 में, आपको याद होगा जो सैलाब आया था, उस वक्त से दुनिया हमें समझा रही है। 30-40 बिलियन डॉलर का नुकसान उस वक्त हमारे मुल्क का हुआ था इन इलाकों के अंदर। तो अब जो इलाके वैसे ही अमन अमान का जिधर मसला है, वहां पे अब आप अंदाजा करें कि कंडीशन क्या होगी, जहाँ पे बाजारों के बाजार तबाह हो चुके हैं, घरों के घर वहां पे तबाह हो चुके हैं, ना लोगों का रोजगार बचा है, नौकरी नहीं बची। तो ये कितनी खतरनाक किस्म के हालात हैं, और उसमें बचने के लिए जहां तक आपने बात की, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट लेवल पर अवेयरनेस की कैंपेन, या वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, रेस्क्यू सेंटर्स हो, वहां पे जो ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे खतरा मौजूद है कि वहां पे सैलाब आएगा तो उसके रास्ते के अंदर पानी के कोई इस तरह की होटल, मकानात, चीजें अगर बनी हुई हैं, तो उनको वहां से यानी हटाने की जरूरत है। मतलब इंक्रोचमेंट को भी आप जो है वो जिम्मेदार करार दे सकते हैं?
सॉरी मैं आपकी बात इंक्रोचमेंट की वजह से भी सोसाइटीज़ में और जहां आबादियां हैं वहां पर पानी जो है वो पहुंचा है। कहा जाता है कि पानी जहां होता है घूम के फिर दोबारा वहां पर ज़रूर आता है। तो गैर कानूनी जो है वो कंस्ट्रक्शंस भी कर दी गई हैं जहां जहां पानी मौजूद था उन जगहों पे। जी, ये तो हमारा मसला है ही ना। मतलब पूरे मुल्क में जहां जहां कराची में भी ये प्रॉब्लम है, ऊपर भी चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज में भी ये चीजें हैं कि लोग समझते हैं कि जी यहाँ पे क्योंकि इतने अरसे से कुछ नहीं हुआ तो आइंदा भी नहीं हो सकता। अब इस चीज को स्टडी करना, इस चीज के ऊपर एक्सपर्टीज जो होती हैं वो हमेशा गवर्नमेंट्स की होती हैं या मुख्तलिफ इदारों की होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, और उनको ये पॉलिसीज बनानी चाहिए कि यहाँ पे कौन सी वो जगहें हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं। अब जिन जगहों पे ये पानी गुजर गया एक दफा, ठीक है, तो वो जगहें तो वैसे भी खतरनाक हो गई हैं, ठीक है, तो उनको देखना, उनको हैंडल किस तरह करना है। जितने बड़े चैलेंजेस ये हैं क्लाइमेट के, उसके लिए क्या हमारे पास उतनी, मुझे लगता है कि विल पावर की शायद कमी महसूस होती है कि हम हर दफा समझते हैं कि 2-3 महीने ताबिर साहब कहीं नियतों का तो फुकदान नहीं है, वाकयात होंगे और गुजर। ताबिर साहब नियतों का तो फुकदान नहीं है कहीं? बिल्कुल है। मैं अब आपको वही बता रहा हूँ कि इस पे तहकीक होनी चाहिए ना कि दुनिया भर से जो एड क्लाइमेट चेंज के नाम पर आई है वो किधर इस्तेमाल हुई है, ठीक है, वो किन लोगों के हाथों में गई, उसके लिए क्या यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं। आए रोज आप देखें कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इन चीजों की। ठीक है ताबिश क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने बताया कि किस तरीके से मरकज़ी मुस्लिम लीग भी इस वक्त मैदान अमल में मौजूद है और लोगों को रिलीफ दे रही है। ना सैलाब की तबाहकारियाँ जिनके नुकसानात की तफसील जारी हुई, बहाली के लिए 9 अरब रुपये दरकार हैं। 9 अरब रुपये फेडरल गवर्नमेंट सूबे को देगी या फिर सूबा ये रेवेन्यू ख़ुद से जनरेट करेगा, अपने ख़जाने से लोगों की मदद करेगा। इस पूरी सूरत हाल में वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है, सूबे की भी जिम्मेदारी बनती है लोगों को कंपनसेट करने के लिए, तबाही से बचने के लिए बेहतर इक़दाम भी हो सकते थे। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बहाल कर देना चाहिए था और उसे मज़ीद भी मौसर कर देना चाहिए था। एक पूरी चेन मौजूद है, एनडीए में भी है, पीडीए में भी है और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर डीडीए में भी मौजूद है, लेकिन किसी किस्म का कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बहाल होता दिखाई नहीं दिया गया। और किसी भी तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये सूबे की भी गफलत है और फेडरल गवर्नमेंट की भी गफलत है कि इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और ममालिक में भी कुदरती आफात आती हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से, माहौलियाती तब्दीली की वजह से, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नुकसान नहीं होता जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हालिया सैलाब में देखा गया। शायद 2022 के सैलाब से भी कोई सबक नहीं लिया अल-हफीज़ अलमा ये हुकूमत, और चाहे वो सूबाई हुकूमतें हो या वफाकी हुकूमत हो, ये कब आवाम के लिए संजीदा होगी, कब आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करेगी, सवाल तो ये भी बनता है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।